हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं निकिता सिंह सरकारी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा रही हूँ। दोस्तों, ये हमारी संस्था के चयनित यूपी टेट सीटेट के चयनित छात्र हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आज आप लोगों को बताने चल रही हूँ, चैप्टर नंबर 13 विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान। ओके, तो विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान हम आप लोगों को बताते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें, पहला पॉइंट क्या है? समावेशी शिक्षा। क्या है? समावेशी शिक्षा। तो चलिए हम पहले आप लोग को इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बताते हैं, यानी कि समावेशी शिक्षा के बारे में बताते हैं। तो समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए। फ्रेंड्स, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या क्या कह रही हूँ। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तभी आप इसकी CDP के हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो मैं बोल रही हूँ, आप लोग नोट डाउन करते चलिए, वरना आप लोग सुनिए। ओके, तो समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए। भारत विविधता से परिपूर्ण एक विशाल देश है। जाति, संप्रदाय, रीति रिवाज, आर्थिक सामाजिक स्थिति आदि अनेक आधारों पर यहाँ विविधता देखने को मिलती है। विविध पृष्ठभूमि के बालकों से तात्पर्य है भारतीय समाज के विविध वर्गों जैसे निर्धन, वंचित, पिछड़े, अनुसूचित जाति या जनजातियों के बच्चों से है। आई बात समझ में? समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। भारत विविधता से भरपूर एक विशाल देश है। समावेशी शिक्षा का कक्षा में विविधता को प्रोत्साहित करती है, जिसे सभी संस्कृतियों को साथ मिलकर आगे बढ़ने का समुचित अवसर मिलता है। समावेशन के नीति में को हर स्कूल और सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की आवश्यकता है। सफल समावेशन के लिए बच्चे के जीवन के हर क्षेत्र में, हाई बात समझ में, बच्चे के जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह स्कूल में हो या बाहर, शिक्षा में सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता होती है। ओके, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो आई होप कि आप लोगों को समावेश के बारे में पता चल गया कि समावेशी शिक्षा होता क्या चीज़ है। समावेशन का तात्पर्य अधिकतर लोग यह लगाते होंगे कि इसमें विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है। यह समावेशन का एक संकुचित अर्थ है। वास्तविक में समावेशन केवल विकलांग लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार ना होना है। मतलब हमें निर्धन बच्चा हो उसे भी पढ़ाना एक ही क्लास में, वंचित बच्चा हो, पिछड़ा हो, अनुसूचित हो, अनुसूचित जनजाति हो, अनुसूचित जाति का हो या विकलांग हो, कैसा भी बच्चा हो, उन सबको एक साथ हमें मिलकर पढ़ाना है, एक ही क्लास में और एक नज़रिए से पढ़ाना है। ओके, तो समावेशी शिक्षा में शिक्षा की सामाजिक आर्थिक स्तर का अधिक महत्व नहीं है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों के प्रति उनकी संवेदनशीलता। ठीक है ना? मतलब शिक्षक जो है वह सामाजिक आर्थिक स्थिति में कैसा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि वो बच्चों के प्रति एक उसकी संवेदनशीलता हो, विद्यार्थियों के लिए उसका लगाव और धैर्य हो, विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान हो, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की साधारणतया उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर आधारित होती है। इसलिए उनके समावेशन के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षकों में पर्याप्त धैर्य शक्ति हो। यह तभी होगा जब वे उनके प्रति लगाव महसूस करेंगे।
आई बात समझ में? समावेशन पृथक हो गए समाज को मुख्य शिक्षा धारा में शामिल किए जाने से संबंधित है। निर्धन, वंचित, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा असंगठित घर से आने वाला बच्चा स्वतंत्र अध्ययन में सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। इसलिए इनके सफल समावेशन के लिए इस प्रकार के विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। सफल समावेशन में अभिभावकों की भागीदारी, उनके क्षमता संवर्धन एवं उन्हें संवेदनशील बनाने की भी आवश्यकता होती है ताकि वे अपने बच्चों को स्कूल आने के अवसर उपलब्ध कराएं ताकि उसके हर प्रकार के विकास में सहयोग करें। तो मुझे लग रहा है कि अब समावेशी शिक्षा के बारे में आप कभी नहीं भूलेंगे। अब आइए हम आपको बताते हैं कि समावेशन क्या होता है। समावेशन का तात्पर्य है कि विकलांग बच्चों को के साथ शिक्षा देना। क्या है? विकलांग बच्चों के साथ शिक्षा देना। आई बात समझ में? चलिए तो आइए हम आपको बताते हैं समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या है। क्या बताएंगे? समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। कक्षा में विविधता को प्रोत्साहित करता है, सभी संस्कृतियों को साथ मिलकर आगे बढ़ाने का समुचित अवसर मिलता है। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं होती हैं। इसके अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का विद्यालय में प्रवेश को रोकने की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि विकलांग बच्चा है तो वो कैसे वो आके हमारे क्लास में पढ़ेगा, हमारे यहाँ तो सामान्य बच्चे, ऐसा नहीं करना है। वो किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो। समावेशन का मतलब होता है, समावेशी का मतलब होता है कि सबको समान अवसर देना, मतलब सबको समान लेकर चलना। आई बात समझ में? ओके। अब हम आपको बताते हैं समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या है। असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाना ही क्या है? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। बालकों में जागरूकता एवं उत्सुकता की भावना का विकास करना ताकि वे प्रखर बन सके। बच्चों में उत्सुकता की भावना डालनी है, हमें जागरूक करना उन्हें ताकि वे प्रखर बुद्धि के बने। बालकों में नैतिक मूल्यों का संचार करना चाहिए, हमें उन्हें अच्छी बातें बतानी चाहिए, उन्हें अच्छी दिशा में ले चलना चाहिए। आई होप कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों एवं उनकी शिक्षा। तो निर्धनता का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता पूरी करने में सक्षम नहीं होता है, जैसे भोजन, वस्त्र, रहने के लिए घर। चलिए हम आपको और बताते हैं इसके बारे में। पिछड़े, वंचित एवं अनुसूचित जातियों और जनजाति के बच्चों की सामान्य पहचान यह है कि पारिवारिक निर्धनता एवं पिछड़ेपन के कारण सामान्यतः वो अभावजन्य जीवन व्यतीत करने को बाध्य होते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सभी बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर जोर देता है। समाज के पिछड़े एवं निर्धन वर्ग के आवश्यकताओं को देखते हुए मध्याह्न भोजन स्कीम को लागू किया गया ताकि भूख को शिक्षा से दूर रहने का बहाना न बनाया जाए एवं अभिभावक भी बच्चे को काम पर भेजने के बदले स्कूल में भेजें। पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकारों द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
जिनमें से कुछ मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार है, मैं आपको बताती हूँ। पहला पॉइंट है विद्यालयी शिक्षा की सभी अवस्थाओं के लिए मुफ्त किताबें एवं सामग्री। नंबर 2, आश्रम विद्यालयों और सरकारी अनुमोदन प्राप्त छात्रावासों के बच्चों को मुफ्त पोशाकें। ऑप्शन थर्ड, पॉइंट थर्ड, सभी स्तरों पर निःशुल्क शिक्षा। क्या है? सभी अवसरों पर निःशुल्क शिक्षा। ये है निर्धन और पिछड़े वर्ग के बच्चों को उनकी शिक्षा देना। चलिए अब हम बताते हैं वंचित बालकों के समूहों के प्रकार। क्या है? वंचित बालकों के समूहों के प्रकार। तो हेडिंग पहली है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति। क्या है? अनुसूचित जाति या जनजाति। तो चलिए हम आपको इसके बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों ही ऐसे समुदाय हैं जिन्हें ऐतिहासिक कारणों से औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से बाहर रखा गया है। पहले को जाति के आधार पर विभाजित समाज में सबसे निचले पायदान पर होने के कारण एवं दूसरे को उनके भौगोलिक अलगाव, सांस्कृतिक अंतरों तथा मुख्य धारा कहे जाने वाले प्रबल समुदाय ने अपने हित के लिए हाशिए पर रखा है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों की शिक्षा के खराब स्तर के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो पहला पॉइंट है हमारा विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के बालकों की कम संख्या। पॉइंट नंबर 2, अध्यापकों में उनके शिक्षण के प्रति उदासीन रवैया। नंबर 3, पाठ्य पुस्तकों में उनकी स्थानीय बातों व उदाहरणों का न होना। ऑप्शन पॉइंट 4, बौद्धिक क्षेत्र में उनका पिछड़ा होना। पॉइंट 5, निर्धनता। पॉइंट 6, इन वर्गों में शिक्षा के प्रचार प्रसार का अभाव। ओके, तो भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा एवं अन्य अधिकारों से वंचित समुदायों के उद्धार के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान किए ताकि इनका समुचित विकास हो सके। भारतीय संविधान के धाराओं 15, 4, 45 और 46 में अनुसूचित जनजातियों अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने हेतु राज्यों की प्रतिबद्धता की बात कही गई है। आई होप कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो भी कमेंट करिए, अगर नहीं आ रहा है तो फिर कमेंट करिए कि क्या नहीं आ रहा है आप लोगों को, मैं उसे फिर से बताऊंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विद्यालयी पाठचर्या में सुधार। क्या है? विद्यालयी पाठचर्या में सुधार। तो पाठचर्या के उद्देश्य ऐसे होने चाहिए जो भारतीय समाज और संस्कृति की सराहना तथा विवेचनात्मक मूल्यांकन पर बल दें। सुविधाओं से वंचित बच्चों के संवेगात्मक एवं सामाजिक विकार, मानसिक विकास आदि के समान अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ओके, मतलब हमें वंचित बच्चों को और का सामाजिक विकार या मानसिक विकास आदि के लिए समान अवसर की सुविधा देनी चाहिए। रचनात्मक प्रतिभा, उत्पादन कौशल और सामाजिक न्याय, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्ष, समानता के मूल्यों सहित श्रम के आदर को प्रोत्साहन देना पाठचर्या का लक्ष्य होना चाहिए।
पाठचर्या का एक ऐसा उपागम हो जो कि विवेचनात्मक सिद्धांत पर आधारित हो, विशेषकर उपदलित, दलित, महिलावादी और विवेचनात्मक बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोणों का समावेशन और केंद्रीकरण आवश्यक है। विवेचनात्मक सांस्कृतिक पाठों और पठन सामग्री के विकास की आवश्यकता है। चलिए हम आप लोगों को एक और पॉइंट बताते हैं। विविध पृष्ठभूमि, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, विविध पृष्ठभूमि के बच्चों के उचित समावेशन के लिए सुझाव। तो चलिए हम आपको इसके बारे में थोड़ा बताते हैं कि विविध पृष्ठभूमि के बच्चों के उचित समावेशन के लिए क्या सुझाव हैं। संस्थानगत सुधार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों की विद्यालयी व्यवस्था को सुविधा के कुशल और निसंकोच प्रावधान की आवश्यकता है। निरंतर उपेक्षा एवं बहिष्कार झेल रहे जनजाति एवं जाति समूहों और भौगोलिक क्षेत्रों के पहचान कर उनके प्रति सकारात्मक व्यवहार अपनाए जाने की आवश्यकता है। प्रायः देखा जाता है कि विद्यालय के कैलेंडर, अवकाशों एवं समय में स्थानीय संदर्भों का ख्याल नहीं रखा जाता। इससे बचना चाहिए एवं स्थानीय संदर्भों को भी पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए। समावेशी कक्षा में कोर्स को पूरा करने के लिए शिक्षकों द्वारा प्रयास किए जाने से अधिक आवश्यक यह है कि वह अधिक सहकारी एवं सहयोगात्मक गतिविधि अपनाएं। ओके, तो समावेशी शिक्षा में प्रतियोगिता और ग्रेडों पर कम बल दिया जाना चाहिए तथा विद्यार्थियों के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए? अधिक विकल्प उपलब्ध कराना चाहिए। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण शास्त्र में सुधार। क्या है शिक्षण शास्त्र में सुधार? तो चलिए बताते हैं इम्प्रूवमेंट इन पेडागॉजी। अधिगम संदर्भों को बढ़ावा और प्रजातांत्रिक व समानतावादी एवं समानतावादी कक्षा व्यवहारों की रूपरेखा के विकास के लिए शिक्षण शास्त्र की विविध पद्धतियों और व्यवहारों को समाहित करने की अत्यंत आवश्यकता है ताकि पाठचर्या का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। शिक्षकों को रचनात्मक, समीक्षात्मक शिक्षण शास्त्र और बच्चों के प्रति लिंग, जाति, वर्ग, जनजाति आधारित और अन्य प्रकारों की पहचान संबंधी इत्यादि भेदभाव को दूर करने और समान आदर और सम्मान को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से साथ साथ कक्षा व्यवहारों पर विशेष दिशा निर्देश विकसित करने की आवश्यकता है। विद्यालय की संवेगात्मक वातावरण में सुधार लाने की आवश्यकता है ताकि शिक्षण एवं बच्चे ज्ञान के निर्माण और अधिगम में खुलकर भाग ले सकें। शिक्षण शास्त्र के ऐसे व्यवहारों का विकास करने की आवश्यकता है जिसका लक्ष्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के आत्मसम्मान और पहचान में सुधार है। आई होप कि आप लोग के समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है भाषा के संदर्भ में सुधार। क्या है? भाषा के संदर्भ में सुधार करते हैं। तो स्थानीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। यदि यह संभव ना हो तो कम से कम व्याख्या और संवाद के लिए स्थानीय भाषा को वरीयता देना आवश्यक है। भारतीय समाज की
पृष्ठभूमि बहुभाषिक विशेषता को विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। तो आई होप कि चैप्टर आपके समझ में आ गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीकों से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। ऑप्शन ए, अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। ऑप्शन 2, वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों और अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका अनुपालन करें। ऑप्शन 3, विद्यालयी व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिसमें पक्षपात एवं रूढ़िबद्धता झलकती है। ऑप्शन 4, उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने का मौका ना पाएं। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अभी अभी मैंने चैप्टर को कंप्लीट किया है। ऑप्शन 3, विद्यालयी व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धता झलकती है। क्वेश्चन नंबर 2, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि ऑप्शन फर्स्ट, समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। ऑप्शन 2, प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। ऑप्शन 3, हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। ऑप्शन 4, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना लगातार प्रभावी नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि ऑप्शन फर्स्ट सही है। समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 तो डाला ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अधिगम योग्यता वाले शिक्षा शास्त्रियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। ऑप्शन फर्स्ट, इस तरह की शिक्षार्थियों को कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन 2, इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना। ऑप्शन 3, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भ में लागू किया जा सके। ऑप्शन 4, इन बच्चों को अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कमेंट कीजिए। ऑप्शन 3, विविध कौशलों
और युक्तियों का शिक्षण करने जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के लिए संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, विद्यार्थी के किसी प्रकार की मांग ना होना। ऑप्शन 2, विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृत हेतु आघात्मकता शौक व क्रोध का प्रयोग करना। ऑप्शन 3, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ऑप्शन 4, समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कमेंट कीजिए। थर्ड, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक समावेशी कक्षा वह है जहां ऑप्शन फर्स्ट, समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। ऑप्शन सेकेंड, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभव हेतु परिवेश को निर्माण करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन को उल्टा सीधा PDF बना के डाल दिया है। एक मिनट। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सेकंड सही होगा। 2 और ऑप्शन थे, वो इसमें नहीं डाला उन्होंने PDF में। तो अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण एवं सार्थक अधिगमकर्ता अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा है एक समावेशी विद्यालय क्या है, बताइए। समावेशी विद्यालय, ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षार्थियों की नियोग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकता को निर्धारित करता है। ऑप्शन सेकंड, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ऑप्शन थर्ड, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। ऑप्शन फोर्थ, विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कमेंट कीजिए। ऑप्शन सेकंड, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों की सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम नियोग्यता। तो अधिगम नियोग्यता क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होता। ऑप्शन सेकंड, एक स्थिर अवस्था है। ऑप्शन थर्ड, एक चर अवस्था है। ऑप्शन फोर्थ, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति को की हानि करे। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन थर्ड, एक चर अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 8,
एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। ऑप्शन फर्स्ट, क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? ऑप्शन थर्ड, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? ऑप्शन फोर्थ, क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियाँ अपनाते हैं? तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कमेंट कीजिए। ऑप्शन थर्ड, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य रूप से अलग करते हैं? यही वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को ऑप्शन फर्स्ट इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन सेकंड, ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। ऑप्शन थर्ड, स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कमेंट कीजिए। फोर्थ। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी क्लास ख़त्म हुई। अब ये हमारी संस्था का QR कोड है। ये हमारी संस्था का एड्रेस है, ब्लॉक एम प्रताप विहार, नियर डोमिनोज, गाज़ियाबाद। ये हमारी संस्था का फ़ोन नंबर है 9910386775। फ्रेंड्स, ये हमारी संस्था के व्हाट्सएप का QR कोड है। इसे जुड़कर आपको जो भी जानकारी लेनी हो आप ले सकते हैं। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9450403017। आपको किसी भी तरह की जानकारी लेनी होगी तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।